हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। तो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट आज का जो ये क्लास है ये 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है और इसको आप मैराथन क्लास भी बोल सकते हैं, क्योंकि आज के इस क्लास में हम 12th पूरे केमिस्ट्री के जितने भी आपके चैप्टर केमिस्ट्री में हैं, पूरे केमिस्ट्री के हम 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। सही सुना आपने। आपके केमिस्ट्री में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टार्टिंग में आते हैं उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। बैठा था तो मैंने सोचा कि अपने स्टूडेंट को कुछ ऐसा दिया जाए जिनसे उनका नंबर क्लियर हो जाए, एकदम पक्का हो जाए। तो पूरे केमिस्ट्री के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। ठीक है, चैप्टर 1 से चैप्टर 10 तक सभी क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप भी इस बार 12th में हैं और 2025 में केमिस्ट्री का पेपर देंगे तो इस वीडियो को देख के जाना, नहीं तो बाद में कहना पड़ेगा सर ने बताया था हमने पढ़ा नहीं। इसमें गलती आपकी होगी। तो स्टूडेंट वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। बस आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। एक एक क्वेश्चंस को हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले ये जानिए कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? सबसे पहला चैप्टर है विलेन चैप्टर। पहले हम विलेन चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, मतलब हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर हम विद्युत रसायन चैप्टर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, फिर रासायनिक बलगतिकी, फिर डीईएमएफ ब्लॉक के तत्व, फिर उपसह संयोजन यौगिक, उसके बाद में हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन, उसके बाद में अल्कोहल फिनोल एवं ईथर, फिर एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, फिर एमीन, फिर जैव अणु। मतलब जितने भी चैप्टर हैं सबके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का खात्मा आज हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट चैप्टर से होगा। चैप्टर का नाम है विलयन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्या है। देखो स्टूडेंट, कॉपी पेन सब लेकर बैठना और अपना दिमाग जो है ना स्क्रीन पे रखना, जहां आप क्लास को देख रहे हैं। फुल कंसंट्रेशन आपका इसमें होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, शुद्ध जल की मोलरता होती है। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? जिसको जिसको पता है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर देना, तब तक मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं। ठीक है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है। देखो फर्स्ट है 55.56, सेकंड है 5.556, थर्ड है 0.18, फोर्थ है 0.018। तो शुद्ध जल की जो मोलैरिटी होती है वो 55.56 होती है। इसको बिल्कुल से याद कर देना, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर दिया जाता है। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को उठाकर इन सारे क्वेश्चंस को मैं सर्च करके लेकर आया हूं, तो ध्यान से समझना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया, क्योंकि जब तक खुद को खर्च नहीं करोगे, ठीक है, जब तक खुद को खर्च नहीं करोगे तब तक कोई आपको गूगल पर सर्च नहीं करेगा। और जिसने भी खुद को खर्च किया है लोगों ने उसको ही गूगल पे सर्च किया है। खर्च करने का मतलब जिसने मेहनत किया है, बेतहासा जिसने मेहनत किया है। तो आप भी मेहनत करिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आज आप 12th में हैं, अगर आप लोग मेहनत कर लेते हैं तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? यानी कि हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म है? ये भी हमारे सेकेंड चैप्टर का ही क्वेश्चन है, क्योंकि विलयन के कुछ अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, उनको इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो इसमें देखो फर्स्ट है श्यानता, सेकंड है परासरण दाब, थर्ड है प्रकाशिक घूर्णन और फोर्थ है पृष्ठ तनाव। तो देखो स्टूडेंट, इनमें से जो परासरण दाब है ये अणुसंख्य गुणधर्म है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इतना याद रखना, बस हो गया, छोटी सी बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, इसको समझो भैया, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है और आपके 12th केमिस्ट्री में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है और इसको ऑब्जेक्टिव में दे दिया गया। कितनी अच्छी बात है। देखो
किस सूत्र द्वारा मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना की जा सकती है? इसमें से कौन सा फॉर्मूला है जिसके द्वारा हम मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb की गणना कर सकते हैं? देखो, मैंने आपको क्वथनांक में उन्नयन एक टॉपिक पढ़ाया है, उसी टॉपिक से रिलेटेड ये है, क्योंकि क्वथनांक के उन्नयन का जो फॉर्मूला था उसी को इधर उधर करके यहां पे मोलल उन्नयन स्थिरांक का फॉर्मूला बनाया गया है। देखो, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये जो ऑप्शन है इसमें डेल्टा लगा देना, ठीक है। m इंटू, देखो अब ऑप्शन पढ़ो, m इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w। दूसरा है 1000 इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W अपान स्मॉल w। तीसरा है 1000 कैपिटल W अपान m इंटू डेल्टा टीबी इंटू स्मॉल w। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। देखो, यहां पे ये कैपिटल नहीं लिखा था, मैंने कैपिटल कर दिया, बाकी सेम है। तो इसमें जो फॉर्मूला नंबर फर्स्ट होगा यही आपका सही है मेरे दोस्त, तीसरे का फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। KB इक्वल टू होता है m इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w, जहां पे m है विलेय का अणुभार, ठीक है, डेल्टा टीबी है क्वथनांक में उन्नयन, W है कैपिटल W है विलायक का भार, 1000 भैया तो गिनती है, स्मॉल w है आपका विलेय का भार। जो जो मैंने बोला है उसको लिख लेना, ठीक है, ध्यान रखना। तो m इंटू डेल्टा टीबी इंटू कैपिटल W अपान 1000 इंटू स्मॉल w, बस हो गया, सिंपल सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है। अभी देखिए, हम फर्स्ट चैप्टर के ही क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, हमें पूरे 10 चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ना है, तो पैसेंस रखो। पैसेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, सब्र। देखो, निम्नलिखित में न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है, बताइए इसमें से कौन सा विलयन है जिसका हिमांक सबसे कम है? ठीक है, हिमांक वो टेम्परेचर होता है जिसपे कोई द्रव बर्फ में बदल जाए, ठीक है। देखो, पोटेशियम सल्फेट, सेकंड है सोडियम क्लोराइड, थर्ड है ग्लूकोज, फोर्थ है यूरिया। तो फोर्थ का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। ये जो है मेरे भाई, ये न्यूनतम हिमांक वाला विलयन है इन चारों में से। तो इसको याद रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, चाहे आप उसको नोट करो, चाहे अपने दिमाग में रखो, लेकिन उसको रखो कहीं ना कहीं, ठीक है, इधर उधर फेंकने वाली चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? भैया यहां पे भी आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है, तो वही सेम प्रोसेस है, बताइए किसमें विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? देखो, वाष्प दाब अवनमन ये विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म है, हिमांक अवनमन ये भी है, परासरण दाब भी है, पृष्ठ तनाव जो है ये अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है, मैंने अभी पहले ही बताया है, ठीक है, उसमें था इसमें नहीं है, तो पृष्ठ तनाव नहीं है, बाकी तीनों हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे समझते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, ऐसे आगे चलते चलोगे, मंजिल मिलती रहेगी, क्योंकि मंजिल को चढ़ने के लिए सीढ़ी सीढ़ी ऐसे ऐसे चलना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे सेकंड चैप्टर से होगा भैया। फर्स्ट चैप्टर से मैंने आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए, ये 5 क्वेश्चन बिल्कुल से तैयार कर लेना, बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं बताता रहूंगा, टेंशन मत लेना, नो टेंशन जब तक है हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, विद्युत रसायन चैप्टर से है ये, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है? कोई भी इलेक्ट्रोड है, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किस पर निर्भर करता है? फर्स्ट है धातु की प्रकृति पर, यानी कि जो उसमें मेटल यूज किया गया है उसकी प्रकृति पर, सेकंड है विलयन के ताप पर यानी कि टेम्परेचर पर, थर्ड है विलयन की मोलरता पर, इसको मां कर दीजिएगा, ठीक है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भैया किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो है वो ना ही धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, ना विलयन के ताप पर, ना विलयन की मोलरता पर, यानी कि इनमें से सभी पर यह निर्भर करता है, मतलब इन चारों पर निर्भर करता है। सॉरी, मैंने कहा नहीं, देखो यहां पे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो है वो इन चारों पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर भी। हमने सोचा यहां पे इनमें से कोई नहीं है, लेकिन यहां पे इनमें से सभी पर है, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, जो हमारा इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है वो इन सब पर डिपेंड करता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखो, ए बी और सी लिख दीजिएगा यहां पे, ए बी और सी
तत्वों का मानक अपचयन विभव क्रमशः प्लस 0.680 माइनस 0.50 वोल्ट और 2.5 वोल्ट है, माइनस में है 2.5, ठीक है। उनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? मतलब ए बी सी तीन तत्व हैं जिनका मानक अपचयन विभव क्रमशः, देखो ए का है प्लस 0.680, बी वाले का है माइनस 0.50, सी वाले का है माइनस 2.5 वोल्ट, ठीक है, सब वोल्ट में है। तो इनकी अपचयन शक्ति का क्रम क्या होगा? फर्स्ट है ए इज ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, थर्ड है ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, थर्ड है C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, फोर्थ है B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A। भैया इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। देखो A B C तीन तत्व हैं जिसका अपचयन विभव सबसे कम होगा, ठीक है, जिसका अपचयन विभव सबसे कम होगा उसकी अपचयन क्षमता भी देखिए सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। मतलब ध्यान से समझो, देखो यहां पे माइनस 2.5 है और ये माइनस 0.50 है, इसमें बताइए कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है? कुछ स्टूडेंट बता ही नहीं पाएंगे। देखो माइनस में अगर होता है तो जो बड़ा होता है उसको छोटा माना जाता है, ठीक है। तो यहां पे 2.5 है लेकिन ये इससे छोटा है, ठीक है। तो सबसे कम अपचयन विभव इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, ठीक है। वैसे ही सबसे कम अपचयन जो क्या पूछा गया, अपचयन शक्ति पूछी गई है, वो भी यही होगा। सबसे ज्यादा होगा हमारा सी का, उसके बाद में बी का, फिर ए का। देखो ग्रेटर देन लिखा है कि सी का सबसे ज्यादा होगा अपचयन शक्ति, फिर बी का, फिर ए का। तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। समझ में आया? मतलब जिस तत्व का अपचयन विभव सबसे कम होता है उसकी अपचयन शक्ति सबसे ज्यादा होती है, बस वही सिंपल सा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। 8, धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती वो है, मतलब इसमें से कौन सी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HCl, तो वो धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती वो कौन सी धातु है? फर्स्ट है जिंक, सेकंड है कॉपर, थर्ड है Mg, फोर्थ है एल्यूमिनियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉपर, ठीक है। यानी कि इसमें से जो कॉपर धातु है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती, बस हो गया, सिंपल सा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलेंगे। देखो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं, मतलब अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं जिनकी चालकता अच्छी होती है? फर्स्ट है दुर्बल विद्युत अपघट्य। देखो दुर्बल का मतलब होता है दुबला पतला, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। दूसरा प्रबल विद्युत अपघट्य, नाम से ही पता है प्रबल भैया ये डोले शोले बने हैं, ठीक है। थर्ड है विद्युत अपघट्य, फोर्थ है उत्प्रेरक। तो अच्छे चालकत्व वाले विलयन जो होंगे भाई, जो हट्टा कट्टा होता है, प्रबल होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है मेरे अकॉर्डिंग। तो ये सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। देखो ऐसा नहीं है, जो बच्चे पतले हैं वो ऐसा मत समझिएगा, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है, ठीक है। पतले और मोटे से कोई फर्क नहीं होता है, सब अच्छे होते हैं अपने आप में, ठीक। थोड़ा सफाई देना जरूरी है। तो प्रबल विद्युत अपघट्य आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता, मतलब अगर आप लोग तनुता बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तनुता का मतलब अगर आप तनुता को बढ़ाते हैं, तनु का मतलब होता है पतला। जैसे मान लीजिए कोई चीनी पानी आप घोले हैं, वो थोड़ा सा गाढ़ा है तो उसको सांद्र बोलेंगे। अगर उसी चीनी पानी में और पानी डाल देंगे तो वो पतला हो जाएगा, यानी कि वो तनु होने लगेगा। तो वही कहा जा रहा है, अगर तनुता को बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फर्स्ट है बढ़ती है, सेकंड है घटती है, थर्ड है स्थिर रहती है, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो भैया घटती है। तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकता घटेगी, ये ध्यान रखना। तो तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता जो है वो घटती है। समझ में आ रहा है? भैया रे आप लोगों को क्या करना है, पानी वानी लेकर बैठना है। नींद लग रही है, पानी लेकर बैठो। जब भी आपको नींद लगे थोड़ा सा पानी पियो, फिर कुछ देर पढ़ो, फिर नींद लगने लगे फिर पानी का छींटा मारो। किसी तरह खुद को जगा कर रखो, किसी तरह खुद को आग में झोंक कर रखो, क्योंकि जो खुद को तपाता है एक दिन वही सोना बनता है, ठीक है। सोना बनने के लिए उसको तपना भी पड़ता है, चमकने के लिए आपको मेहनत भी करना होगा, ठीक है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन हमारा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, विशिष्ट चालकता का मात्रक है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है?
बताइए। फर्स्ट है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, सेकंड है ओम इनवर्स सेंटीमीटर की पावर -2 मोल इनवर्स, थर्ड है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर, फोर्थ है ओम सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता का जो मात्रक होता है वो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होता है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। देखो मैंने इसको आपको पढ़ाया है, अगर आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, तो आपको वो क्लास मिल जाएगा, जाके देख लो। उसमें मैंने विशिष्ट चालकता के बारे में पूरी जानकारी दी है, ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो उसको जाकर देखो। क्या कर रहे हो भाई, तो ये आपका हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखो सिग्मा इक्वल टू होता है 1/ρ। सिग्मा है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध है आपका रो, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब आपका जो रो है इसका मात्रक होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। तो ओम मीटर को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होगा। तो भैया ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिखो या ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखो, मतलब मीटर इनवर्स थोड़ा बड़ा मात्रक है, सेंटीमीटर इनवर्स थोड़ा सा छोटा है, बस वही सिंपल सा है, हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। देखो रासायनिक बलगत की, अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर पे, थर्ड चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी, इसको इंग्लिश में बोले तो केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। देखो 12 नंबर, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्धायुकाल में संबंध होता है। बताइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्धायुकाल में क्या संबंध होता है, कौन सा इसमें फॉर्मूला है जो उसमें रिलेशन को दर्शाता है। फर्स्ट है K इक्वल टू 0.6932 अपान टी हाफ, सेकेंड है टी हाफ इक्वल टू K अपान 0.6932, थर्ड है टी हाफ इक्वल टू 0.6932 K, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। भैया फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। इसका फॉर्मूला होता है K इक्वल टू 0.6932 अपान K टी हाफ, ठीक है। यहां पे K है वेग स्थिरांक, टी हाफ है अर्ध आयु काल, बस हो गया, ये भी समझ में आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसको मैं हटाता हूं, क्वेश्चन नंबर 13 को हम लोग देखते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी रासायनिक बलगतिकी चैप्टर का ही क्वेश्चन है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके केमिकल काइनेटिक चैप्टर में आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K का समीकरण कौन सा है। इन चारों में से सही समीकरण कौन सा है ये आपको बताना है। फर्स्ट है K इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग 10A अपान A माइनस एक्स, सेकेंड है K इक्वल टू 4.306 अपान टी लॉग 10A अपान A माइनस एक्स। देखो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है तो आप समझ जाइएगा। थर्ड है K इक्वल टू 2.303 अपान टी स्क्वायर लॉग 10A अपान A माइनस एक्स। फोर्थ है K इक्वल टू 10 अपान टी लॉग 10A अपान A माइनस एक्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो समीकरण होता है वो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा, K इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग 10A अपान A माइनस एक्स, जहां पे K है वेग स्थिरांक, T है समय, A है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और A माइनस एक्स है T समय पश्चात अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। तो ये इसका मेन फॉर्मूला होगा, इतना याद रखना। बाकी नीचे वाले से हमें क्या लेना जब हमने फॉर्मूला ही समझ लिया, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक होता है। मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट है लीटर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड है लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, थर्ड है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और फोर्थ है मोल सेकेंड इनवर्स। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो मात्रक होता है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं सारे के सारे तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में मैं एक एक करके हम 55 क्वेश्चंस तक पहुंचेंगे, ठीक है, टेंशन मत लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। देखो 15 नंबर क्वेश्चन, वेग स्थिरांक ताप बढ़ने पर
अगर आप लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे वहां पे तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती थी, यहां पे वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेग स्थिरांक बढ़ेगा कि घटेगा। देखो, फर्स्ट है बढ़ेगा, सेकंड है घटेगा, थर्ड है अपरिवर्तित रहेगा, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 15 का आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, बढ़ेगा। वेग स्थिरांक, अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। सिंपल सा है, वेग स्थिरांक बढ़ेगा अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं भैया। देखो, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। बताइए, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग और वेग स्थिरांक दोनों का मात्रक समान होता है। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए। फर्स्ट है शून्य, सेकंड है प्रथम, थर्ड है द्वितीय, फोर्थ है तृतीय। भैया शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, मतलब इसका वेग भी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा, वेग स्थिरांक का मात्रक भी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होगा। सिंपल सा है, तो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग धीरे धीरे सीढ़ी सीढ़ी ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं, अभी हम 55 क्वेश्चन तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। इकाई का मतलब होता है मात्रक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए मैंने बताया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, लेकिन प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा। फर्स्ट है मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, थर्ड है सेकंड इनवर्स सेकंड इनवर्स, थर्ड है मोल लीटर सेकंड इनवर्स, फोर्थ है मोल इनवर्स लीटर इनवर्स सेकंड। तो भैया प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकंड इनवर्स होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, सर शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के मात्रक में हम थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन किसका है। तो देखो, प्रथम कोटि का मतलब एक ना। तो देखो सेकंड में अगर आप लोग देखेंगे तो वर्ड भी एक ही है, सेकंड में एक ही वर्ड है। ठीक है, एस। और हिंदी में देखें तो सेकंड एक ही शब्द है भैया। ठीक है, तो ऐसे आप एक ट्रिक से, छोटे मोटे ट्रिक से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखो अब आते हैं डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर पर। कुछ चैप्टर नंबर 4 पे हम आएंगे और अपना 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो, निम्नलिखित में अनुचुंबकीय यौगिक है, इसमें से कौन सा यौगिक है जो अनुचुंबकीय है। ठीक है, फर्स्ट है CuCl, सेकंड है AgNO3, थर्ड है FeSO4, फोर्थ है ZnCl2। तो इसका राइट आंसर होगा FeSO4। देखो, इसमें से FeSO4 जो है ये अनुचुंबकीय यौगिक होगा, बाकी अनुचुंबकीय ये अनुचुंबकीय है, बाकी अनुचुंबकीय नहीं है। सिंपल सा है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे भैया। 19, निम्न में अनुचुंबकीय आयन है, इसमें से कौन सा आयन है जो अनुचुंबकीय है। आयन की यहां पे बात की जा रही है, यौगिक की नहीं। ठीक है, फर्स्ट है Zn2+, सेकंड है Ni2+, थर्ड है Cu+, फोर्थ है Ag+। तो 19 का सेकंड सही होगा, Ni2+। इसमें से जो Ni2+ है ये अनुचुंबकीय आयन है। देखो, मैं आपको क्वेश्चन और उसका आंसर बताते हुए चल रहा हूं। अभी आप लोग एक बार इसको अच्छे से देख लें, इसको रियलाइज कर लें। आगे आगे जैसे जैसे आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके समझ में आने लगेगा, क्योंकि मुझे पता है आपने पूरा चैप्टर अभी पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपको हो सकता है कि कोई क्वेश्चन समझ में एक आध क्वेश्चन ना आए, तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं। आगे आगे हम पढ़ेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं भैया। 20, निम्न में रंगहीन आयन है, इसमें से कौन सा आयन है जो रंगहीन है, जिसमें कलर नहीं है। बताइए जल्दी से। फर्स्ट है Cu+, सेकंड है Cu2+, थर्ड है Ni2+, फोर्थ है Fe3+। तो Cu+ जो है भैया ये रंगहीन आयन है इन चारों में से। देखो, क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 21 पे चलेंगे, बढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरा, निम्न तत्वों में लैंथेनाइड तत्व है, इसमें से कौन सा तत्व है जो लैंथेनाइड तत्व है, इसको बताना है। फर्स्ट है रेडियम, सेकंड है सीरियम, थर्ड है AC एक्टिनियम, फोर्थ है
ZR। तो भैया इसका CE सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, सीरियम। इसमें से जो लैंथेनाइड तत्व है वो सीरियम है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है ये सब चैप्टर आपने शायद अभी पढ़ा नहीं हो, इसीलिए आपको समझ में आएगा भी, वो भी कम आएगा। चलो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 18। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आयन, सॉरी 18 क्वेश्चन नहीं है हमारा, ये 22 क्वेश्चन है, यहां पे ध्यान देना, नंबरिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ है। 22, निम्नलिखित में से कौन सा आयन उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता? बताइए इसमें से कौन सा आयन है जो उपसह संयोजन यौगिक यानी कोऑर्डिनेट कंपाउंड को नहीं बनाता है? फर्स्ट है Na+, सेकंड है Cr2+, थर्ड है CO2+, फोर्थ है Cr3+। तो इसका राइट आंसर होगा Na+। देखो भैया Na+ जो है ये उपसह संयोजन यौगिक नहीं बनाता है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे मेरे दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमारे चैप्टर 6 का है। अब हमारा चैप्टर 5 तक हो चुका है, अब हम चलेंगे चैप्टर 6 पे। बाकी के क्वेश्चन हमारे चैप्टर 6 से चैप्टर 10 तक होंगे, इसको समझना। इस पार्ट 2 से आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आते हैं। देखो, हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन इस चैप्टर का नाम है। देखते हैं, हैलोफॉर्म किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? हैलोफॉर्म जो है ये किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं? हैलोफॉर्म का जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक क्लोरोफॉर्म, आपने नाम सुना है, ये है भैया क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका नाम है, एक और नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये किसके हैलोजन, किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? तो ट्राइक्लोरोमेथेन। तो ये किसके ट्राई हैलोजन व्युत्पन्न है? मेथेन के भैया, क्योंकि इसका नाम ये ट्राइक्लोरोमेथेन। बस हो गया, इतना ही आपको आंसर देना था। 24 नंबर देखते हैं। 24, निम्नलिखित अभिक्रिया C6H6 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जा रही है तो हमारा उत्पाद बनता है। इसमें उत्पाद क्या है? देखो, हमें अभिकारक दिया गया कि बेंजीन की अभिक्रिया हम क्लोरीन से करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? इसमें प्रोडक्ट है क्या? क्या बनेगा इसमें से? बताइए जब ये रिएक्शन होगा। फर्स्ट है C6H5Cl, ठीक है, सेकंड है OC6H4Cl2, थर्ड है C6H6Cl6, ठीक है, फोर्थ है P यानी कि पैरा, ये ऑर्थो है, ये पैरा है, OP मत पढ़िए, ठीक है, पैरा C6H4Cl2। तो भैया बनेगा C6H6Cl6, इसका नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ये बनेगा जब हम बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड भैया बनेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। 25 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे मेरे दोस्त। 25 देखो, प्रशीतक के रूप में प्रयोग होने वाला यौगिक है, इसमें से कौन सा यौगिक है जिसका प्रयोग हम लोग प्रशीतक के रूप में करते हैं? फर्स्ट है CCl4, सेकंड है CH2F2, थर्ड है CF2Cl2, फोर्थ है CF4। तो भैया CF2Cl2 जो है इसका उपयोग हम प्रशीतक के रूप में करते हैं। CF2Cl2 का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, ये इसका नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं भैया सबको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि देखो मैं तो क्वेश्चन बताता हुआ चला जाऊंगा, लेकिन पढ़ना किसको है, कैसे है, वो आपको ही पढ़ना है, कैसे उसको मैनेज करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट 26 नंबर, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाता है। अगर आप लोग क्लोरोफॉर्म को CHCl3 को वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत करेंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट है फास्जीन, सेकंड है फार्मिक अम्ल, थर्ड है फार्मिल क्लोराइड, फोर्थ है मेथिल क्लोराइड। भैया क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर बनाएगा क्या बनाएगा? फास्जीन बनाएगा। ठीक है, मतलब क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर फास्जीन बनाता है। फास्जीन का फॉर्मूला क्या होता है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। CHCl3 ऑक्सीकरण पर देता है, फिर वही क्वेश्चन,
क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर क्या देगा भैया, तो वो फास्जीन ही देगा। ठीक है, सिंपल सा है। ठीक, बस हो गया। 28 नंबर पे हम लोग चलेंगे। 28 अब देखो यहां पे फास्जीन है, इसमें से फास्जीन का फॉर्मूला क्या है, अब यहां पे दिमाग लगाओ। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे PH3, ये फास्फीन का फॉर्मूला है, फास्जीन का नहीं। दूसरा है POCl3, थर्ड है CH2, फोर्थ है COCl2, यही इसका फॉर्मूला है। फास्जीन का फॉर्मूला जो है COCl2 है, जो कि क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीकरण द्वारा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे मेरे दोस्त। 29 नंबर क्वेश्चन जो आपका है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है, मतलब क्लोरोफॉर्म का यूज कहां होता है। हमने ये जाना कि क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकरण पर क्या देगा, फास्जीन देगा, लेकिन इसका प्रयोग कहां होता है। देखो क्लोरोफॉर्म का यूज कहां होता है, फर्स्ट है एक कीटनाशक के रूप में, सेकंड है एक फफूंदीनाशक के रूप में, थर्ड है औद्योगिक विलायक के रूप में, फोर्थ है अवशोषक के रूप में। तो भैया क्लोरोफॉर्म का जो यूज होता है ये औद्योगिक विलायक के रूप में होता है। 29 का थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, देखो एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर का ये क्वेश्चन है। ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। ठीक है, देखो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है। अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है, इसको बदलना है किसमें, एथिल अल्कोहल में, C2H5OH में, तो कौन सा एंजाइम आप यूज करेंगे। ठीक है, हम नहीं, ऐसा केमिस्ट्री में बताया गया। ठीक है, देखो फर्स्ट है इन्वर्टेज, सेकंड है जाइमेज, थर्ड है डायस्टेज, फोर्थ है ये सभी। तो 30 का आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, जाइमेज। अगर आप ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करते हैं तो आपको जाइमेज एंजाइम यूज करना होगा एज अ कैटालिसिस। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, परिशोधित स्पिरिट में अल्कोहल होता है। देखो जो परिशोधित स्पिरिट होता है इसमें कितना परसेंट अल्कोहल होता है। फर्स्ट है 100%, सेकंड है 95.5%, थर्ड है 75%, फोर्थ है 5.6%। तो परिशोधित स्पिरिट में जो अल्कोहल की मात्रा होती है 95.5% होती है। सेकंड ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, 32 ल्यूकास अभिकर्मक के प्रयोग से पहचाना जाता है। मतलब ल्यूकास अभिकर्मक, एक होता है ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास टेस्ट, इसके प्रयोग से हम किसको पहचानते हैं, आखिर इसका यूज किसको पहचानने के लिए किया जाता है। फर्स्ट है नाइट्रोएल्केन, सेकंड है एल्कीन, थर्ड है एल्कोहल, फोर्थ है एल्किल एमीन। तो भैया एल्कोहल को पहचानने के लिए ल्यूकास टेस्ट का यूज किया जाता है या ल्यूकास अभिकर्मक का यूज किया जाता है। इसको मेनली जो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहल, उनमें डिफरेंस, उनमें विभेद करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कौन से प्राइमरी है, कौन से सेकेंडरी है एंड कौन से टर्सरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ल्यूकास अभिकर्मक है। देखो ल्यूकास अभिकर्मक का उपयोग हम अल्कोहल को पहचानने के लिए करते हैं, लेकिन ल्यूकास अभिकर्मक है क्या। फर्स्ट है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2, सेकंड है PDBaSO4, थर्ड है तनु HCl प्लस निर्जल ZnCl2 और फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ल्यूकास अभिकर्मक जो होता है सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 के घोल को ही हम ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर सांद्र HCl होगा या तनु HCl होगा, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और वो लिखकर चले आते हैं तनु वालों को, एक गलत है, सांद्र वाला होगा। कैसे आप पहचानोगे, ट्रिक है। देखो ल्यूकास के पीछे सा है और सांद्र के आगे सा है, दोनों सा मिल रहे हैं तो सब सही है भैया। ठीक है, बस यही ट्रिक है कि आप इसको याद रख सकते हैं, ये तनु नहीं होगा, सांद्र HCl प्लस निर्जल ZnCl2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। देखो फिनॉल का 0.20% विलयन निम्न में से किस रूप में कार्य करता है। मतलब अगर आप फिनॉल का 0.20% विलयन लेते हैं तो वो किस रूप में कार्य करेगा। फर्स्ट है एंटीसेप्टिक, सेकंड है प्रतिऑक्सीकारक, थर्ड है ज्वरनाशक, फोर्थ है एंटीबायोटिक। भैया वो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करेगा। फिनॉल का 0.2% विलयन वो एंटीसेप्टिक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, 35 निम्न में से कौन सा यौगिक
कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। इसमें से कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो रिएक्शन को नहीं देता? देखिए कैनिजारो अभिक्रिया हमारे केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से कौन सा यौगिक है जो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा? फर्स्ट है फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, सेकंड है प्रोपेनल्डिहाइड CH3CH2CHO, थर्ड है CCl3CHO, फोर्थ है CH3 का होल ट्वाइस CCHO। भैया ये आपका सही होगा सेकंड ऑप्शन। देखिए प्रोपियोनल्डिहाइड जो होता है CH3 CH2 CHO ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देता है, तो आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर पे चलेंगे मेरे दोस्त। 36 फॉर्मेलिन जलीय विलयन है। फॉर्मेलिन किसका जलीय विलयन है? नाम से ही आपको पता चल चुका होगा, फॉर्मेल्डिहाइड का, फॉर्मिक अम्ल का, फ्लोरोसिन का या एसिटाल्डिहाइड का। भैया फॉर्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को ही हम फॉर्मेलिन कहते हैं, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, 37 निम्न में से कौन फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता? इसमें से कौन सा यौगिक है जो फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता? फर्स्ट है फॉर्मिक अम्ल, सेकंड है एसिटिक अम्ल, थर्ड है फॉर्मेल्डिहाइड, फोर्थ है एसिटाल्डिहाइड। तो देखो इसमें से जो हमारा 37 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें 37 का सेकंड ऑप्शन सही होगा। एसिटिक अम्ल जो होता है ये फेहलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकता, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। 38 पे हम लोग चलेंगे। ठीक है, 38 नंबर कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। इसमें से कौन है जो कैनिजारो अभिक्रिया देगा? कौन सा कंपाउंड है? फर्स्ट है बेंजोइक अम्ल, सेकंड है टॉल्यूइन, थर्ड है बेंजल्डिहाइड, फोर्थ है फॉर्मिक अम्ल। तो बेंजल्डिहाइड जो होता है C6H5CHO ये भैया कैनिजारो अभिक्रिया देता है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखो जल अपघटन पर बेंजेमाइड बनाता है, मतलब अगर आप बेंजेमाइड का जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट है बेंजल्डिहाइड, सेकंड है बेंजोइक अम्ल, थर्ड है एथिल बेंजोएट, फोर्थ है एथेनॉल अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल बनेगा। जल अपघटन पर बेंजेमाइड जो है वो बेंजोइक अम्ल बनाता है। 39 का सेकंड सही होगा। ठीक है, बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला C6H5COOH होता है, इतना याद रखना। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। टाइम काफी हो गया है तो हम जल्दी जल्दी करेंगे। 40 अब ये हमारे चैप्टर 9 का क्वेश्चन है। 40 नंबर एमीन चैप्टर का। देखो नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर अंतिम उत्पाद बनता है, मतलब अगर आप लोग नाइट्रोबेंजीन का C6H5NO2 ठीक है, इसका प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराएंगे तो क्या बनेगा अंतिम प्रोडक्ट? फर्स्ट है एनिलीन, सेकंड है फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन, थर्ड है पैरा एमिनोफिनॉल, फोर्थ है एजोबेंजीन। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा एनिलीन। ठीक है, अगर आप नाइट्रोबेंजीन का प्रबल अम्लीय माध्यम में अपचयन कराते हैं तो एनिलीन बनेगा। कुछ इस प्रकार से एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। ठीक है, ये आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर पे हम लोग चलते हैं। नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं, नाइट्रोबेंजीन को और किस नाम से हम जानते हैं? फर्स्ट है कसीस का तेल, सेकंड है मिर्वेन का तेल, ये मिर्वेन लिखा है। ठीक है, थर्ड है सिनेमन ऑयल, फोर्थ है विंटर ग्रीन का तेल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिर्वेन का तेल। नाइट्रोबेंजीन को हम मिर्वेन के तेल के नाम से भी जानते हैं। ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा। 42 आता है आप लोगों का। अम्लीय अमीनो का जलीय विलयन होता है, जो एमीन्स होते हैं इनका जलीय विलयन कैसा होता है? फर्स्ट है अम्लीय, सेकंड है क्षारीय, थर्ड है उभयधर्मी, फोर्थ है उदासीन। तो ये क्षारीय होता है। एमीनो का जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है, बेसिक। ठीक है, नेक्स्ट 43 पे हम लोग चलेंगे मेरे दोस्त। 43 कार्बिलेमीन अभिक्रिया में बनता है। कार्बिलेमीन रिएक्शन एक रिएक्शन है, उसमें बनता क्या है ये बताना है। फर्स्ट है साइनाइड, सेकंड है आइसोसाइनाइड, थर्ड है साइनेट, फोर्थ है आइसोसाइनेट। तो 43 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा, आइसोसाइनाइड बनता है। मतलब कार्बिलेमीन अभिक्रिया में आइसोसाइनाइड बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 44 हिंस वर्ग अभिकर्मक है। इसमें से कौन सा कंपाउंड है जिसको हम हिंस वर्ग अभिकर्मक कहते हैं? फर्स्ट है एथिल ऑक्जेलेट, सेकंड है ट्राइमेथिलेमीन, थर्ड है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और फोर्थ है बेंजिल सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसी को हम हिंस वर्ग अभिकर्मक भी बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन 45 पे हम लोग चलेंगे। 45, ठीक है। कार्बिल क्रिया देता है, कार्बिल अभिक्रिया में बनता क्या है, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है? फर्स्ट है CH3NH2, सेकंड है CH3 का होल ट्वाइज NH, थर्ड है CH3 का होल थ्राइज N, फोर्थ है C2H5 का होल ट्वाइज NH। तो इसमें बनता है भैया मेथिलएमीन CH3NH2। कार्बिल अभिक्रिया में मेथिलएमीन मेनली बनता है, जिसको प्राथमिक एमीन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 46 नंबर पे आते हैं भैया हम लोग, 46 नंबर, ठीक है। 46 नंबर पे आते हैं इन्यूलिन। अब आते हैं अपने लास्ट चैप्टर 10 नंबर चैप्टर पे। इसमें 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो देखते हैं, इन्यूलिन के जल अपघटन से प्राप्त होता है। अगर आप लोग इन्यूलिन का जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा? फर्स्ट है ग्लूकोज, सेकंड है फ्रक्टोज, थर्ड है ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज, फोर्थ है लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रक्टोज। इन्यूलिन के जल अपघटन से फ्रक्टोज बनता है। ये इजी है, इसको हम जल्दी जल्दी कर देते हैं, ठीक है। 47 पे हम लोग चलेंगे। वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र में नहीं पचता है, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे पाचन तंत्र में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं डाइजेस्ट होगा, नहीं पचेगा? फर्स्ट है स्टार्च, सेकंड है सेल्यूलोज, थर्ड है ग्लाइकोजन, फोर्थ है ग्लूकोज। भैया सेल्यूलोज जो है ये हमारे पाचन तंत्र में नहीं पचता है, ठीक है, सेल्यूलोज। नेक्स्ट 48 पे हम लोग चलेंगे। 48 सबसे मीठी शर्करा है ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। भैया सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा होती है, इससे भी मीठी होती है, लेकिन शर्करा में पूछा जा रहा है तो ये सबसे मीठी है। 49 पे हम लोग चलेंगे। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, सबको पता है दूध में, मिल्क में कौन सा शुगर पाया जाता है, कौन सी शर्करा? फर्स्ट है माल्टोज, सेकंड है फ्रक्टोज, थर्ड है लैक्टोज, फोर्थ है सेल्यूलोज। लैक्टोज पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पाया जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मिल्क, आप लोग कैसे इसको याद रखेंगे लैक्टोज को? मिल्क में आधा ला आता है, मिल्क, तो इसमें भी लैक्टोज में भी ला आता है, बस हो गया। एक ट्रिक मैं बनाने की प्रयास करता हूं, आप लोग समझा करो। कैल्सीफेरॉल कहलाता है, कौन सा विटामिन कैल्सीफेरॉल कहलाता है? किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? फर्स्ट है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन बी, थर्ड है विटामिन सी, फोर्थ है विटामिन डी। तो विटामिन डी को ही हम कैल्सीफेरॉल कहते हैं, सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है? ये प्रोटीन है? नहीं। एंजाइम है? नहीं। हार्मोन है? नहीं। ये विटामिन है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, सिंपल सा है, ठीक है। 52 पे हम लोग चलेंगे मेरे दोस्त। 52 डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं होता? डीएनए में कौन सा क्षारक नहीं पाया जाता है? फर्स्ट है थायमिन, सेकंड है साइटोसिन, थर्ड है यूरेसिल, फोर्थ है एडेनिन। देखो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन पाया जाता है। इसमें यूरेसिल कहां से आ जाएगा मेरे दोस्त? तो ये गलत है, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता, ये आरएनए में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसका नाम है? एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B6। विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी को ही हम एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। 54 नंबर पे हम लोग चलेंगे। अब 54 क्षारक जो आरएनए में नहीं होता है, जैसे उसमें यूरेसिल नहीं पाया जाता था डीएनए में, वैसे हमारे आरएनए में कौन सा नहीं पाया जाएगा? फर्स्ट है एडेनिन, सेकंड है ग्वानिन, थर्ड है थायमिन, फोर्थ है यूरेसिल। तो भैया इसमें से थर्ड थायमिन इसमें नहीं पाया जाता है, इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता है आरएनए में। और डीएनए में क्या क्या पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन पाया जाता है, यूरेसिल नहीं पाया जाता है। 55 और लास्ट हमारा क्वेश्चन है 55, ठीक है। एमिनो अम्ल निम्न के निर्माण की संरचनात्मक इकाई है, मतलब एमिनो अम्ल किसके निर्माण की संरचनात्मक इकाई है? बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं? फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड है प्रोटीन, थर्ड है लिपिड, फोर्थ है विटामिन। भैया प्रोटीन, एमिनो अम्ल प्रोटीन के निर्माण की संरचनात्मक इकाई है। बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो ये थे हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक, जो आपके टोटल 55 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। थोड़ा सा समय ज्यादा लगा, लेकिन आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने कवर करा दिया। आगे आगे मैं आपको सारी चीजें पढ़ाता रहूंगा। बस वीडियो को लाइक करना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।